अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मोहम्मद अरीज अली मिर्जा और आज आपके लिए लेकर आ गए हैं 100% ज़ूलॉजी की फर्स्ट ईयर की टारगेट लाइफ। और इस लाइफ के बारे में मैं आपको ये चीज गारंटी कर सकता हूं कि इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर का ज़ूलॉजी का पेपर इस लाइफ से बाहर नहीं होगा। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह। तो चलो सबसे पहले जरा पेपर पैटर्न समझ लें कि पेपर में किस तरीके से सवाल पूछे जाने वाले हैं। पहले तो सबसे पहले आप ये समझें कि पेपर है 40 मार्क्स का। 16 मार्क्स के शॉर्ट है, 16 मार्क्स के लॉन्ग है और 8 मार्क्स के एमसीक्यूज है। सेक्शन ए एमसीक्यूज का होगा, 0.5 मार्क का एक एमसीक्यू होगा। तो टोटल मार्क्स जो बन जाएंगे सेक्शन ए के वो कितने बन जाएंगे बेटा? 8, यानी कि 8 मार्क्स का ये सेक्शन है। अब अगर हम बात करेंगे एमसीक्यूज करने कहां से हैं, तो बेटा एमसीक्यूज के लिए आपको 10 ईयर देखने हैं, मॉडल पेपर देखना है और बुक के एमसीक्यूज करने हैं। इंशाल्लाह इससे एमसीक्यूज निकल जाते हैं। ठीक है, अब आ जाओ सेक्शन बी के ऊपर। अगर सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में 9 सवाल दिए जाएंगे और इसमें से 8 सवाल करने होंगे। अब ये 8 सवाल कैसे करने होंगे? इसमें से 4 सवाल रीजनिंग से करने होंगे और 4 सवाल नॉन रीजनिंग से करने होंगे। ठीक है, अच्छा टोटल मार्क्स हैं कितने इस सेक्शन के? इस सेक्शन के बेटा टोटल मार्क्स हैं आपके पास 16 मार्क्स का सेक्शन है। सवाल कितने करने हैं? 8 सवाल करने हैं। तो एक सवाल कितने मार्क का हुआ? 2 नंबर का एक सवाल हो गया। अब पहली चीज तो ये समझ लो यहां पर कि अगर एक सवाल 2 नंबर का है तो उसमें तुम्हें कितना लिखना है? उसमें कोई तुम्हें पूरा पेज थोड़ी भर देना है। बस जो सवाल की डिमांड है वो पूरी करनी है कि सवाल ने मिसाल के तौर पे अगर एक सवाल आ गया कि भाई राइट शॉर्ट नोट ऑन लंग कैंसर। अब लंग कैंसर के ऊपर तुम्हें इतनी लंबी थोड़ी करनी है कि तुम 3-4 पेज लिख दो उसके ऊपर, ठीक है, या 2 पेज लिख दो उसके ऊपर, ऐसा नहीं करना। आपने जस्ट लंग कैंसर क्या होता है और वो किस वजह से होता है, बस ये लिखना है। समझ लो आधे पेज में ही जवाब कंप्लीट हो जाएगा। मैक्सिमम 4 से 6 लाइन लिखनी है एक सवाल के अंदर। ठीक है, अब आ जाओ अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो बेटा रीजनिंग में आपको 5 सवाल दिए जाएंगे, 4 करने होंगे। 3 सवाल ऐसे होंगे इन 5 में से कि जिसमें और का ऑप्शन मौजूद होगा और 2 सवाल में और का ऑप्शन मौजूद नहीं होगा। ठीक है, अगर नॉन रीजनिंग की बात कर ले तो यहां पे 4 दिए जाएंगे और चारों करने होंगे। यहां पर भी 3 सवाल ऐसे होंगे जिसमें और का ऑप्शन मौजूद होगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि नॉन रीजनिंग में 4 सवाल आए, ठीक है, ये 4 सवाल आ गए यहां पर। इसमें से 3 में इसमें और इसमें और का ऑप्शन मौजूद है, आपने कर लिया। लेकिन मिसाल के तौर पे अगर इस सवाल में और का ऑप्शन मौजूद नहीं है तो अब आपको हर सूरत ये सवाल अटेम्प्ट करना है। क्यों? क्योंकि 4 में से 4 करने हैं आपको। ठीक है, तो बेटा ये तो हो गया आपके पास शॉर्ट। लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग में आपके पास 3 लॉन्ग दिए जाएंगे और 2 लॉन्ग करने होंगे। कितने मार्क्स का सेक्शन है? सेक्शन है टोटल 16 मार्क्स का और इसमें 2 लॉन्ग अगर आपको करने हैं तो 8 नंबर का एक सवाल हो गया आपका। अब अगर एक सवाल 8 नंबर का है और 3 सवाल दिए जा रहे हैं तो 2 करने हैं इसमें से आपको। इसमें से जो एक सवाल होगा उसमें और का ऑप्शन होगा, बाकी 2 में और का ऑप्शन नहीं होगा। यानी कि एक सवाल में आपके पास एक सवाल लिखा होगा और करके दूसरा लिखा हुआ होगा। तो यहां पर आपके पास चॉइस है। लेकिन जो दूसरा सवाल आप करेंगे उसमें चॉइस नहीं होगी, वो लाजमी आपको ऊपर में से किसी से करना होगा। ठीक है, तो ये तो हमारे पास हो गया पेपर पैटर्न आपका। ठीक है, अच्छा काम की बात यहां पे बताता हुआ चलूं आपको कि जो बच्चे आगे चल के मेडिकल फील्ड में आना चाह रहे हैं, जो कि एमबीबीएस, बीडीएस या फिर किसी भी मेडिकल फील्ड के अंदर अपना करियर परस्यू करना चाह रहे हैं, ठीक है, और आगे चल के वो चाह रहे हैं कि भाई हम मेडिकल फील्ड में जाने के लिए मोटिवेटेड भी रहें, हमारे पास स्किल भी आ जाए पहले से, ताकि हम बाकी बच्चों से 10 स्टेप्स आगे चल रहे हों, तो उनके लिए हमने लॉन्च कर दिया है MIHS मिर्जा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस का अल्ट्रासाउंड टेक कोर्स। ठीक है बेटा, ये 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स है जो कि गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है। ठीक है, गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट मिलेगा, सिंध मेडिकल फैकल्टी का गवर्नमेंट की सर्टिफिकेशन, उसकी वैल्यू आप लोग खुद बाखूबी जानते हैं कि आप किसी भी गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके आसानी स्किल के बेस पे अपने जॉब भी हासिल कर सकते हैं, बिजनेस के अंदर भी जा सकते हैं, एफिलिएशन भी ले सकते हैं, आगे चल के जो है वो आप इंटर्नशिप भी ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। फायदा क्या है? अगर आप 1 साल का ये कोर्स करें तो आपकी पढ़ाई के साथ, यानी कि जब आप फर्स्ट ईयर का एग्जाम देके सेकंड ईयर में आएंगे तो सेकंड ईयर के साथ ये चलेगा, जिसकी वजह से तुम्हें सेकंड ईयर में तो बूस्ट मिलेगा ही, लेकिन तुम्हें आगे मेडिकल लाइन की तमाम हकीकतें और किस तरीके से पेशेंट डील होता है, किस तरीके से जो है वो रिपोर्ट राइटिंग होती है, सारी चीजें पता लगेंगी। ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ सैटरडे संडे को चलेगा, तो आपकी जो एकेडमिक्स है वो डिस्टर्ब नहीं होंगी इससे। ठीक है, लाइव पेशेंट डीलिंग होगी, लाइव पेशेंट आ रहे होंगे, किस तरीके से पेशेंट डील होता है, किस तरीके से अल्ट्रासाउंड लिखा जाता है, किस तरीके से किया जाता है, क्या रिजल्ट निकाला जाता है, उसकी बेसिस पे क्या डायग्नोसिस बनाया जाता है, किस तरीके से फिर डिजीज को ट्रीट किया जाता है। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कराई जाएगी तमाम पार्टिसिपेंट्स को
कि भाई आप करें अल्ट्रासाउंड और आप सीखें इस स्किल को, ठीक है। रिपोर्ट मेकिंग सिखाई जाएगी और किस तरीके से आप जॉब में या बिजनेस के अंदर अपने इस स्किल को कन्वर्ट करके अर्निंग कर सकते हैं, ये भी आपको बताया जाएगा। जो भी बच्चा इस कोर्स की मजीद डिटेल यानी कि फीस स्ट्रक्चर कहां हो रहा है, लोकेशन क्या है, टाइमिंग क्या है, ये मालूम करना चाहता है, वो इस व्हाट्सएप नंबर पर आए 037192000154 और सिर्फ एक वर्ड व्हाट्सएप कर दे MIHS, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, सारी डिटेल, ठीक है बेटा। 4 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहा है, तो उससे पहले रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा जो भी करवाना चाहता है, ठीक है। अब आ जाते हैं वापस और बात स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले चैप्टर से, जिसका नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। देखो बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक लॉन्ग तो बनेगा ही बनेगा हर सूरत, ठीक है। सबसे पहले अगर हम शॉर्ट की बात करें, डिफरेंसेस में कौन सा शॉर्ट आ गया बेटा, मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड का, ठीक है, डीएनए एंड आरएनए का, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड एसिल ग्लिसरॉल का, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक चीज और पूछी जा सकती है शॉर्ट में, जो कि मैं एक्स्ट्रा करके यहां पे लिख रहा हूं, वो क्या है, वो है बेटा स्वीट कार्बोहाइड्रेट्स एंड टेस्टलेस कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अब वो बेसिकली बात किसके दरमियान कर रहा है, वो बात कर रहा है मोनोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड के दरमियान। अब आपको पता है कि बेटा पॉलीसैकेराइड जो होते हैं वो स्वीट इन टेस्ट नहीं होते, टेस्टलेस होते हैं, और मोनोसैकेराइड जो है वो स्वीट इन टेस्ट होते हैं। इसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज आ जाता है। पॉलीसैकेराइड में आपके पास क्या क्या चीज आ जाती है, ग्लाइकोजन आ जाता है, सेलुलोज आ जाता है, स्टार्च आ जाता है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो बेसिकली इन दोनों के दरमियान डिफरेंस पूछना चाह रहा है, ये भी डिफरेंस बन सकता है यहां से, ठीक है। अगर इसके बाद हम आगे बात करें तो एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर 2 लाइन का जवाब है बुक के अंदर, सिर्फ 2 लाइन का जवाब है, ठीक है। आर्टिफिशियल स्वीटनर, अच्छा ये जो सवाल है आर्टिफिशियल स्वीटनर का, ये लंबी करके भी दिया जा सकता है कि भाई एक पेशेंट था, वो डायबिटिक पेशेंट था, वो मीठी चाय पीना चाह रहा है, XYZ कुछ करना चाह रहा है, तो आर्टिफिशियल स्वीटनर क्यों अफेक्ट नहीं करेगा उसको, इस तरीके से भी डायबिटिक पेशेंट के नाम से भी ये सवाल पूछा जा सकता है। शॉर्ट नोट ऑन हाइड्रोलिसिस और कंडेंसेशन, ठीक है। अच्छा, अब ये कैसे पूछा जा सकता है, हाइड्रोलिसिस के बारे में इस तरीके से बात की जा सकती है कि भाई एक पॉलीसैकेराइड है या फिर एक मैक्रोमोलिक्यूल है, हमें उसको तोड़ के छोटा करना है, तो कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे। मिसाल के तौर पे कंडेंसेशन कैसे पूछा जा सकता है कि भाई हमारे पास डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड पड़े हुए हैं, हमें इसको जोड़ के प्रोटीन बनाना है, तो कौन सा तरीकेकार इस्तेमाल होगा, तो यहां पे बेटा कंडेंसेशन के बारे में आप लिखेंगे, ठीक है। और कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल चैप्टर के लास्ट पेज पे लिखे हुए हैं और कहां पाए जाते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूं कि भाई बैक्टीरियल सेल वॉल है, बैक्टीरिया की सेल वॉल किस चीज से बनती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनती है या फिर लाइपोग्लाइकेन से बनती है। अब ये लाइपोग्लाइकेन क्या है, लिपिड प्लस ग्लूकोज, पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है, प्रोटीन प्लस ग्लूकोज। ये बेसिकली क्या है, कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल है, जिसमें 2 अलग अलग सोर्सेस के मॉलिक्यूल जुड़ गए और एक कॉम्प्लेक्स या कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल बना दिया। कहां कहां पाए जाते हैं, क्या यूजेस हैं, ये इसके अंदर बताना होगा। 4 से 5 लाइनों का जवाब है, इससे ज्यादा का नहीं लिखना है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा जी, लॉन्ग में आ जाओ तो लॉन्ग में आपके पास यहां से क्या बनेगा बेटा, डिटेल्ड नोट ऑन कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या प्रोटीन, तीनों में से एक लाजमी हर सूरत आएगा, 100% ये सवाल आएगा, ठीक है। ज्यादा चांसेस किसके हैं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के आने के ज्यादा चांसेस हैं, लेकिन लिपिड छोड़ के नहीं जाना, करके जाना आ सकता है पेपर के अंदर, ठीक है। अभी से बता रहा हूं। ये तो हो गया आपके पास क्या, चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। एंजाइम्स पर आ जाओ, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, सिर्फ ये शॉर्ट और ये लॉन्ग है। क्या क्या शॉर्ट है इसके अंदर बेटा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम, मेजॉरिटी 4 से 5 याद करने हैं, इससे ज्यादा याद नहीं करने हैं। की लॉग थ्योरी या इंड्यूस्ड फिट मॉडल, एंजाइमेटिक एक्शन, एंजाइम एक्शन कैसे कर रहा है, या तो की लॉग थ्योरी के थ्रू कर रहा है या फिर इंड्यूस्ड फिट मॉडल के थ्रू कर रहा है, दोनों में से एक लाजमी होगा पेपर में, ठीक है। लॉन्ग पे आ जाओ तो लॉन्ग में क्या है बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, कि वो फैक्टर्स जो एंजाइम की एक्टिविटी पर अफेक्ट करते हैं कौन कौन से हैं, वो टेम्परेचर है, पीएच है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, एंजाइमेटिक कंसंट्रेशन है, और ये याद करना है आपको इनके ग्राफ के साथ, ठीक है। अच्छा, अब यहां से अगर तुमने ये लॉन्ग याद कर लिया ना पूरा, अब हो सकता है कि तुम्हें टेम्परेचर या पीएच अलग से शॉर्ट में दे दिया जाए, तो यहां से शॉर्ट भी सेपरेटली बनाया जा सकता है। एंजाइम चैप्टर से बस ये आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। अब आ जाओ बुक के सबसे बड़े चैप्टर की तरफ, यहां से ढेरों शॉर्ट बन सकते हैं, ज्यादा चांस है नॉन रीजनिंग में बनने का, और यहां से शॉर्ट बनते हैं, हर सूरत बनते हैं, लॉन्ग हर सूरत बनता है, यहां से एमसीक्यूज हर सूरत बनते हैं यहां से, ठीक है। कौन कौन से शॉर्ट बन सकते हैं बेटा, ये जितने शॉर्ट मैं आपको अभी बताऊंगा, इस चैप्टर के जितने शॉर्ट आपको अभी बताऊंगा, ये 2 से 3 लाइनों से ज्यादा के नहीं है, मैक्सिमम 2 से 3 लाइन, यानी कि जितने शॉर्ट मैं अभी बताऊंगा, अगर तुम उन सबका स्टफ एक पेज पे लिखना शुरू करो तो मैक्सिमम 2 या 3 पेज बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं बनेगा, ठीक है। अब आ जाओ, कौन कौन से शॉर्ट है बेटा, सबसे पहले तो आपके पास आ गया क्या, डिफरेंस बिटवीन पॉलिप एंड मेड्यूसा। ये सवाल पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से भी आ सकता है, फाइलम इकाइनोडर्मेटा के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्डेट्स, मैक्सिमम 4 याद करने। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, अलग अलग भी पूछा जा सकता है, डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, मैक्सिमम 4 याद करने। शॉर्ट नोट ऑन सीलोम एंड इट्स टाइप, सीलोम के कितने टाइप
या सिलोम की बेसिस पर एनिमल कितने टाइप के होते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहां पे आपसे ये पूछा जा सकता है, एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम। ठीक है, अब ये मेरे पीछे आ रहा होगा, इसको मैं ऊपर कर देता हूं। ठीक है, अब कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट, यूसिलोमेट, तीन टाइप के एनिमल्स हैं, तीनों टाइप एक एक लाइन लिखनी है तीनों के बारे में। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन बोनी फिशेस एंड कार्टिलेजिनस फिशेस मैक्सिमम 4 याद करने। व्हाई इंसेक्ट्स ब्लड इज कलरलेस, इंसेक्ट का ब्लड कलरलेस क्यों होता है, क्योंकि भाई हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता उसके अंदर। 2 लाइन का जवाब है, 2 लाइन का जवाब है। ठीक है, कैनाल सिस्टम ऑफ पॉरीफेरा, 3 लाइन का जवाब है। ठीक है, व्हाई कीवी कैन नॉट फ्लाई, और ये सवाल फ्लाइटलेस बर्ड्स के नाम से भी आ सकता है कि वो कौन सी बर्ड्स हैं जो उड़ नहीं सकती हैं। ठीक है, तो कीवी उसकी एग्जाम्पल है साथ में। ठीक है, तो इसका 2 लाइन का जवाब है। ठीक है, व्हाई एम्फीबियंस आर सक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट्स, एम्फीबियंस क्यों सक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट्स है, रेप्टाइल से भी ज्यादा सक्सेसफुल है, क्यों, क्योंकि पानी में भी रह सकते हैं, जमीन पे भी रह सकते हैं। 2 लाइन का जवाब है। ठीक है, एक्डाइसिस और मोल्टिंग, बेटा आर्थ्रोपोडा के अंदर, फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर लिखा हुआ है एक्डाइसिस और मोल्टिंग। ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें इंसेक्ट या आर्थ्रोपोडा का कोई भी मेंबर अपना साइज बढ़ाता है और एक्सोस्केलेटन में फंस जाता है, तो वो अपना एक्सोस्केलेटन उतार के फेंकता है, पुराना वाला नया पहन लेता है, इसको मोल्टिंग या एक्डाइसिस कहते हैं। 3 लाइन का जवाब है। लंग फिशेस, ऐसी फिशेस जिनमें लंग्स पाए जाते हैं, डिप्नॉय के नाम से भी ये सवाल आ सकता है, पीछे आया हुआ है पास्ट पेपर्स के अंदर। ठीक है, फ्लाइट एडेप्टेशन इन बर्ड्स, 3 फ्लाइट एडेप्टेशन है कि भाई बर्ड्स के पास जब वो उड़ते हैं तो वो ऐसी क्या एडेप्टेशन करते हैं कि उड़ने में आसानी है, उनको यूरिन स्टोर नहीं होता। ठीक है, साथ साथ में एनर्जी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रही होती है, और लास्टली आपके पास लंग्स में एयर बलून या एयर सैक्स पाए जा रहे होते हैं कि जिसमें वो एयर फिल करके आगे की तरफ बढ़ते हैं और उनको सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ती फ्लाइट के दौरान। 3 लाइन का जवाब है, 3 लाइन का। सिमेट्री, रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री में क्या फर्क है, मैक्सिमम 4 पॉइंट याद करने से ज्यादा याद नहीं करने। ठीक है, और लास्ट में आपके पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेप्टाइल्स 4 याद करने। एडिबल फिशेज ऑफ पाकिस्तान 4 नाम है, रहू पल्ला, वो 4 नाम लिखे मैं बुक के अंदर, वो लिख देना, सिर्फ 4 नाम लिखने। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा की क्या इंपॉर्टेंस है, खाने पीने में भी इस्तेमाल, जैसे प्रॉन वगैरह खाने पीने में इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा इंसेक्ट्स वगैरह कहाँ यूज हो रहे होते हैं, 4 लाइन लिखनी है इसके अंदर। ये जितने मैंने आपको शॉर्ट बताए हैं यहाँ पे, इन्हीं में से इंशाल्लाह शॉर्ट आएगा, लेकिन ये जितने शॉर्ट हैं ये 2-2, 3-3 लाइन के शॉर्ट हैं, से ज्यादा के शॉर्ट नहीं। ठीक है, लॉन्ग में आ जाओ इस चैप्टर से, तो बेटा लॉन्ग में आपके पास जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड, अच्छा अब यहाँ पे फाइलम आर्थ्रोपोडा मोलस्का एनिलिडा तो याद करना है, लेकिन क्या याद करना है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक भी याद करने हैं, एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन भी याद करनी है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी याद करनी है। यहां से तीनों भी पूछी जा सकती है, कोई 2 भी पूछी जा सकती है, 2 तो लाजमी आएंगे। ठीक है, या तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पूछेंगे, या जनरल कैरेक्टरिस्टिक या एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन पूछेंगे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक तो लाजमी आएगा, इसके साथ ये भी आ सकता है और इसके साथ ये भी आ सकता है, तो इस वजह से तीनों याद करनी है। ठीक है, किस किस फाइलम की, टोटल आपकी बुक के अंदर 7-8 फाइलम लिखे हुए हैं, तो ये बेसिकली आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एनिलिडा, बस ये 3 याद करने हैं। ठीक है, और जनरल कैरेक्टरिस्टिक, एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ क्लास, कौन सी क्लास, मैमेलिया एंड एप्स, इन 2 में से एक लाजमी होगा, मैमेलिया या एप्स। ये लॉन्ग लाजमी बता रहा हूं, ये करके जाना है, छोड़ के मत जाना, ये पेपर में आएगा। ठीक है भाई, अब आ जाओ आगे चैप्टर होलोजोइक न्यूट्रिशन, बस ये शॉर्ट और ये लॉन्ग है इसके अंदर। ठीक है, अब मैं तुम्हें इस चैप्टर की बता देता हूं उसको करना कैसे। इस चैप्टर में सिर्फ लॉन्ग याद कर लो एक, बस कुछ नहीं करना। और इस चैप्टर में सिर्फ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का लॉन्ग याद कर लो, सारे शॉर्ट भी इसी में से निकल जाएंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पे तुमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का लॉन्ग याद कर लिया, अब तुमने जाहिर सी बात है उसमें लिवर पढ़ा, बाइल याद करा, पैंक्रियाटिक जूस याद करा, पेरिस्टाल्सिस याद करा, लिवर का फंक्शन याद करा, सब कर तो लिया लॉन्ग के अंदर, तो शॉर्ट में अलग से करने की क्या जरूरत है। ठीक है, बाइल शॉर्ट में आ सकता है, लिवर के फंक्शन शॉर्ट में आ सकते हैं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट शॉर्ट में आ सकती है, पैंक्रियाटिक सिक्रीशन शॉर्ट में आ सकता है। ठीक है, या फिर आप मिसाल के तौर पर मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन का फर्क शॉर्ट में आ सकता है। भाई वो सारी चीजें आप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में याद करोगे, तो बस एक लॉन्ग याद करो, सब उसमें से आएगा, सब उसमें से आएगा। और दूसरा लॉन्ग जो यहां से इंपॉर्टेंट है वो है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, जिसमें अल्सर मौजूद है। ठीक है, जिसके अंदर ब्लूमिया एनोरेक्सिया नर्वोजा मौजूद है। ठीक है, जिसके अंदर आपके पास डिस्पेप्सिया मौजूद है। ठीक है, आपने ये 4-5 डिसऑर्डर्स याद करने हैं, बस नथिंग एल्स। यहां से इस चैप्टर से यही आने वाला है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा यहां से। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाओ चैप्टर 12 सर्कुलेशन की तरफ। तो यहां से गिने चुने शॉर्ट मैंने बताए हुए, इंशाल्लाह इसमें से आएगा सर्कुलेटरी सिस्टम और उसके टाइप्स। कौन से टाइप्स, ओपन क्लोज टाइप वाली। ठीक है, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। शॉर्ट नोट ऑन ईसीजी, 4 लाइन का शॉर्ट नोट लिखना है। ईसीजी क्या होता है, क्यों करवाया जाता है, कब करवाया जाता है और क्या देखा जाता है, बस नथिंग एल्स। Why ऐसे नोड इज कॉल्ड पेसमेकर, ऐसे नोड को पेसमेकर क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई ऐसे नोड बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फायरिंग करता है पूरे हार्ट्स के मसल्स को, मायोकार्डियम को, जिसकी वजह से हार्ट बीट करता है। तो ऐसे मेकर को पेस नोड क्यों कहा जाता है, बुक के अंदर 2 लाइन लिखी हुई है, बस वो 2 लाइनें याद करनी है, नथिंग एल्स। ठीक है, इसके अलावा कुछ याद नहीं करना।
डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, 4 डिफरेंस याद करने हैं आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज के। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं। आर्टरीज की वॉल थिक होती है, वेन्स की वॉल थिन होती है। आर्टरीज का ल्यूमेन जो है वो नैरो होता है, वेन्स का ल्यूमेन जो है वो ब्रॉड होता है। आर्टरीज में वेल्व्स नहीं पाए जाते, वेन्स में वेल्व्स पाए जाते हैं। आर्टरीज पल्सेटाइल्स होती हैं, वेन पल्सेटाइल नहीं होती हैं। आर्टरीज सुपरफिशियल, आर्टरीज डीप इन बॉडी होती है, वेन सुपरफिशियल होती है। बस हो गए ये 4 पॉइंट हो गए, ये याद कर लेना, हो जाएगा काम तुम्हारा, ठीक है। और लास्ट में फंक्शन ऑफ ब्लड याद कर लेना। फंक्शन ऑफ ब्लड 9 क्लास के बच्चे से पूछे जाते हैं, 4-5 फंक्शन है, बस वो याद कर लेना, ठीक है। तो यहां से शॉर्ट होगा। लॉन्ग में आ जाओ तो लॉन्ग 2 है यहां से बस। कौन कौन से? सीवीडी, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, जिसमें एंजाइना पेक्टोरिस आ गया, जिसमें एथेरोस्क्लेरोसिस आ गया, जिसमें मायोकार्डियल इंफेक्शन आ गया, ठीक है। ये तमाम जो है वो कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स हैं, सारे करके जाने। लॉन्ग में आने का भरपूर चांसेस हैं इस सवाल के, ठीक है। और लास्ट में स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, इसके भी भरपूर चांसेस हैं। और स्ट्रक्चर कौन सा वाला, विद लेबलिंग कौन सा वाला, डायग्राम दिखा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना, एज इट इज बना लेना, एक नंबर भी नहीं कटेगा, एक नंबर भी, ठीक है। ये लो भाई, ये डायग्राम आ गई, ठीक है। वैसे तो ये डायग्राम मैंने लाइव अपनी क्लास में जब मैं पढ़ा रहा था, क्योंकि हमारे पास जब मैं अपने कोचिंग में जब पढ़ाता हूं तो उसमें भी हम जो है वो इसी के ऊपर, यानी कि सॉफ्टवेयर के ऊपर पढ़ा रहे होते हैं, जो कनेक्टेड होता है हमारे जो है वो मल्टीमीडिया सिस्टम से। तो ये मैंने लाइव बनाई थी डायग्राम, और ये बच्चों वाली डायग्राम है। दिखने में तुम्हें लग रहा है कि थोड़ी सी मुश्किल है, इवन कि अगर तो आप हार्ट का वैसे भी स्ट्रक्चर बनाए आप, तो वो भी ऐसे करके आप बच्चों वाला यूं करके आप बना सकते हैं। देखो कितनी देर लगी मुझे ये बनाने में, ठीक है। अब ये देखो, ये बनाने में मुझे कितनी देर लग गई, ठीक है। ये बन गया हार्ट, ये लो, ठीक है। अब ये वाला तो हार्ट का ग्रॉस स्ट्रक्चर है ना बेटा, ये वाला तो हार्ट का ग्रॉस स्ट्रक्चर है, ठीक है। लेकिन आपने जो बनाना है वो आपने क्रॉस सेक्शन बनाना है, ठीक है। आपने क्या बनाना है, आपने क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर बनाना है हार्ट का, और वो स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली ये वाला है, ठीक है। इसकी लेबलिंग ये आपने करनी है, और ये स्ट्रक्चर आपने हार्ट का बनाना है। एक नंबर भी नहीं कटेगा पेपर के अंदर अगर आप ये बनाकर आते हो, ठीक है। सही है भाई, आ जाओ वापस। तो हम जो है वो चैप्टर इम्यूनिटी पर पहुंच चुके थे। चैप्टर सर्कुलेशन में बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इम्यूनिटी में आ जाओ तो बेटा, इम्यूनिटी में 4 शॉर्ट हैं छोटे छोटे से। कौन सा डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, 4 डिफरेंसेस याद करने। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी पूछी जा सकती है, ठीक है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी पूछी जा सकती है, तो वो लाजमी कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, फैगोसाइटोसिस और साइटोटॉक्सिसिटी नीचे लॉन्ग में है, इस वजह से यहां पे शॉर्ट पे नहीं लिखा मैंने, ठीक है। शॉर्ट नोट ऑन इन्फ्लेमेशन एंड पायरेक्सिया। पायरेक्सिया फीवर को कहते हैं भाई। एक छोटा सा पैराग्राफ बुक में लिखा हुआ है, उसमें से भी आधा लिखना है, पूरा नहीं लिखना उसके अंदर भी, ठीक है। और इन्फ्लेमेशन के अंदर 5 चीजें होती हैं, याद रखनी है। पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, हॉटनेस, फंक्शन लॉस। इन 5 चीजों को जुमले बना के लिख दो, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, ठीक है। और क्यों होता है? बेसिकली इन्फ्लेमेशन इज इम्यून रिस्पांस। कोई एंटीजन आपकी बॉडी में आता है जिसको आपकी बॉडी नहीं जानती है, या कोई नुकसान पहुंचाने के लिए कोई पैथोजन आता है आपकी बॉडी में, तो आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, आपका डब्ल्यूबीसी लड़ना स्टार्ट हो जाते हैं उससे। जब डब्ल्यूबीसी लड़ना स्टार्ट होते हैं तो उस जगह पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और इसके अंदर ये 5 चीजें होती हैं, कौन कौन सी? पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, हॉटनेस, फंक्शन लॉस, ठीक है। ये 5 चीजें लिखनी है इसके अंदर, बस नथिंग एल्स, ठीक है। इसके बाद शॉर्ट नोट ऑन एलर्जी एंड ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। इसी चैप्टर के अंदर लास्ट पेजेस के अंदर येलो कलर के पेजेस है बुक में, उसमें ऑटोइम्यून डिसऑर्डर और एलर्जी दोनों के बारे में लिखा हुआ है। 4-4 लाइनें हैं, याद कर लेना, इसके बाहर नहीं जाएगा इस चैप्टर से शॉर्ट कोई भी आए, ठीक है। लॉन्ग में आ जाओ, हाँ लॉन्ग यहां से बन सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग जो मैं आपको बता देता हूं, इन्नेट इम्यून सिस्टम विद फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में कौन कौन आ गया? स्किन आ गई, फिजिकल बैरियर, म्यूकस मेम्ब्रेन आ गई, ठीक है। और म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर कुछ सेल्स पाए जाते हैं, वो आ गए, ठीक है। और इननेट इम्यून सिस्टम, जाहिर सी बात है, नेट का मतलब क्या होता है? न्यू बॉर्न, पैदा हुआ बच्चा, इनका मतलब अंदर। तो पैदा हुए बच्चे के अंदर कौन सा इम्यून सिस्टम काम कर रहा होता है, उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। बुक के पहले पेज पर ही लिखा हुआ है इस चैप्टर के, ठीक है। इसके बाद बेटा फैगोसाइटोसिस और साइटोटॉक्सिसिटी। आपको पता है कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में सेल एक्टिवेट हो जाते हैं, डब्ल्यूबीसी एक्टिवेट हो जाते हैं। वो 2 तरीके से काम कर रहे होते हैं। वो फैगोसाइटोसिस के थ्रू काम कर रहे होते हैं, या तो वो पैथोजन को निगल जाते हैं, पूरा निगल गए, या साइटोटॉक्सिसिटी के उसके पास जाते हैं, उसके अंदर कुछ टॉक्सिक मटेरियल जो है वो रिलीज करते हैं और वो सेल मर जाता है, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर से अगर हम फैगोसाइट्स की एग्जांपल यहां पे लिखें तो बेटा फैगोसाइट्स की एग्जांपल में कौन कौन आ जाएगा? मैक्रोफेज आ जाएगा, ठीक है। फैगोसाइट की एग्जांपल में जो है वो न्यूट्रोफिल्स आ जाएंगे, ठीक है। फैगोसाइट की एग्जांपल में जो है वो आपके पास जो है बेजोफिल्स आ जाएंगे, इजनोफिल्स आ जाएंगे। और साइटोटॉक्सिक की एग्जांपल में कौन आ जाएगा बेटा? साइटोटॉक्सिक की एग्जांपल में आपके पास नेचुरल किलर सेल्स आ जाएंगे, ठीक है। साइटोटॉक्सिक की एग्जांपल में आपके पास साइटोटॉक्सिक टी सेल्स आ जाएंगे। तो बेसिकली इन सेल के नाम से भी सवाल पूछा जा सकता है।
कि विच टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इज इलिसिटेड बाय मैक्रोफेज या न्यूट्रोफिल या नेचुरल किलर सेल या साइटोटॉक्सिक टी सेल। इस तरीके से भी सवाल पूछा जा सकता है, इन सेल के नामों से भी पूछा जा सकता है। और जब आप यहां पे मिसाल के तौर पे अगर नाम से नहीं पूछा जा रहा, आपसे कहा जा रहा है फेगोसाइटोसिस या साइटोटॉक्सिसिटी के ऊपर शॉर्ट नोट या लॉन्ग नोट लिख दो, तो आपने विद एग्जांपल लिखना है। ये सेल्स की एग्जांपल आपने लाजमी देनी है इसके अंदर, ठीक है। लास्ट में एडेप्टिव इम्यून सिस्टम के ऊपर लॉन्ग आ सकता है, जो कि भरपूर चांसेस है भाई आने के, या फिर आपके पास लिम्फेटिक सिस्टम के ऊपर आएगा, इन दोनों में से एक पर आएगा, ठीक है भाई। ये हो गया आपका चैप्टर इम्यूनिटी। और लास्ट में आपके पास आ गया चैप्टर गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज में आपके पास वाई हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट। क्यों रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहा जाता है? क्योंकि भाई यही तो जिम्मेदार है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करवाने का। राइट शॉर्ट नोट ऑन साइनस। जब तुम साइनोसाइटिस पढ़ोगे, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, उसके अंदर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स लिखा हुआ है, उसके अंदर पहला ही साइनोसाइटिस लिखा हुआ है और वहां पे साइनसिस का भी शॉर्ट नोट मौजूद है, ठीक है। शॉर्ट नोट ऑन लंग कैपेसिटीज। लंग कैपेसिटीज क्या होती है बेटा? अब जैसे कि आपको पता है कि लंग के अंदर 6 लीटर एयर आ सकती है, जिसमें से 5 लीटर जो है वो रेजिडुअल वॉल्यूम है, ठीक है, और 1 लीटर जो है वो रेजिडुअल वॉल्यूम है, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी 4 लीटर है, ठीक है। इसके बाद टाइडल वॉल्यूम क्या है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, इसके भी एक नोट लिखा हुआ है बुक के अंदर आधे पेज का, वो याद कर लेना, वो आ सकता है, पूछा जा सकता है। इसके बाद लंग कैंसर, एम्फाइसीमा, एज्मा, ये तीनों लंग डिसऑर्डर्स में मैं आपको नीचे लॉन्ग में भी बताऊंगा, तो जब लॉन्ग में याद करोगे तो शॉर्ट में आ जाएंगे, तो लिख देना, ठीक है। लंग कैंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत चांसेस है आने के इसके ऊपर शॉर्ट नोट। और एज्मा, इसको एस्थमा नहीं कहते, इसको एज्मा कहते हैं, ठीक है। यहां पर भी आपके पास शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है इसका। लॉन्ग में आ जाओ भाई, तो यहां पर आपके पास लॉन्ग में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इन डिटेल विद डायग्राम पूछा जा सकता है। यहां पे डायग्राम लाजमी बनानी है, ठीक है, यहां पे डायग्राम लाजमी बनानी है। अगर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पूछा जाए तो आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिफाइन करना है, इसके पार्ट्स डिफाइन करने हैं, डायग्राम बनानी है, सवाल खत्म। लेकिन अगर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पूछा जाए तो बेटा आपने इसके अंदर इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन लिखना है, ठीक है। इसके अंदर इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन डिफाइन करना है पूरा, ठीक है। इसके अंदर डायग्राम नहीं पूछी जाती, ठीक है। और लास्ट में लंग डिसऑर्डर्स में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में साइनोसाइटिस आ जाएगा, ओटाइटिस मीडिया आ जाएगा, और बाकी आ जाएंगे एलआरटीआई में, यानी कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर में आपके पास कौन कौन सा आ जाएगा? नमूनिया आ जाएगा, एम्फाइसीमा आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा सीओपीडी और जो बाकी बुक के अंदर लिखे हुए लंग कैंसर वगैरह वो आ जाएंगे इसके अंदर। इसके बाहर इंशाल्लाह ज़ूलॉजी का पेपर नहीं होगा, जो मैंने आपको बताया है। इंशाल्लाह इसके बाहर ज़ूलॉजी का पेपर नहीं जाएगा। तमाम वो बच्चे जो कि बेहतरीन मेडिकल करियर बनाना चाहते हैं वो लाजमी इसको ज्वाइन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, तमाम डॉक्टर्स डायग्नोसिस अल्ट्रासाउंड से बना रहे होते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, आगे जॉब में, बिजनेस में जा सकते हो, इस फील्ड के अंदर अच्छी अर्निंग भी कर सकते हो। और साथ साथ में जब एक स्किल पहले से आता होगा तो मेडिकल फील्ड में जाके जिन लोगों को स्किल नहीं आता उनसे 10 स्टेप आगे होंगे, ठीक है भाई। तो इंशाल्लाह बेटा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लाइफ के अंदर, जब तक ये ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।